कहानी के इस भाग को देखने से पहले कहानी के पिछले सभी भागों को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। सानवी भी वैसे ही बोली, कैसे? तुम ही बता दो, यकीन करने का रीज़न दो कि सब कुछ गलत है। तुम सही हो, बताओ मुझे। आई प्रॉमिस सानवी शर्मा, तुम्हारी। लड़ लूंगी मैं पूरी दुनिया से तुम्हारे लिए। मम्मी पापा को मना लूंगी सिर्फ तुम्हारे लिए। ताऊ जी से भी लड़ लूंगी सिर्फ तुम्हारे लिए। वो बोलते बोलते गिरने को हुई, लेकिन अगस्त से जल्दी से आगे बढ़कर उसे पकड़ लिया। लेकिन अब वो बेहोश हो चुकी थी। अगस्त ने रजत को आवाज लगाया तो वो अंदर आते हुए बोला, इसे क्या हुआ? अगस्त से उसे उठाकर जल्दी से बाहर निकलते हुए खुद से बोला, ये सब कुछ आपने सही नहीं किया डैड, आपको जवाब देना पड़ेगा मुझे। आपने तो मेरी पूरी लाइफ बर्बाद कर दी। ऐसी भी क्या दुश्मनी थी मुझसे जिसका बदला आपने ऐसे लिया? अगस्त ने कुछ नहीं बोला तो रजत उसे देखते हुए बोला, अगस्त हुआ क्या है? अभी तो ठीक थी, फिर अचानक? तू जानता है उसकी हालत, फिर भी आखिर हो क्या रहा है? अगस्त अब लिफ्ट से सेकंड फ्लोर पर आया तो सामने से आदर्श, शीतल, नेहा, ऋचा वही हाल में ही मिल गए। मतलब अभी तक कोई एयरपोर्ट नहीं गया था, शायद सानवी का इंतजार कर रहे थे। आदर्श और बाकी सब लोग अब जल्दी से अगस्त के पास आ गए। आदर्श बोले, क्या हुआ है सानवी को? वो तो बस तुम्हें कुछ वापस करने गई थी, अचानक ये सब? अभी ठीक तो है वो? अगस्त से उसे अंदर ले जाकर लिटाते हुए बोला, कुछ नहीं होगा अंकल, बस कमजोरी और टेंशन की वजह से थोड़ा बीपी हाई हो गया है। आप प्लीज़ रिलैक्स कीजिए, कुछ देर में होश आ जाएगा। रजत ने चेक करके अब उसे ड्रिप लगा दिया। आदर्श उसे देखते हुए बोले, कुछ देर पहले तो ठीक थी, तो फिर अचानक से टेंशन किस बात की? क्या तुम मुझे साफ साफ बता सकते हो? अगस्त से बोला, अंकल मुझे आपसे कुछ बात करनी है, प्लीज़ आप मेरे केबिन में चल सकते हैं? बस कुछ देर के लिए प्लीज़। आदर्श उसे देखते हुए बोले, चलो। तो अगस्त से रजत और ऋचा को उसे देखने को बोल अपने केबिन में चला गया। आदर्श अगस्त के केबिन में आकर पूरा रूम देखते हुए बोले, काफ़ी अच्छा बना हुआ है, अपनी कमाई तो नहीं लगती है। अगस्त से बोला, डैड ने बनवाया है, लेकिन अंकल वो मुझे आपसे मेरे और सानवी के बारे में बात करनी है। आदर्श उसे देखते हुए बोले, बोलो। अगस्त से बोला, वो मैं और सानवी, मतलब उसने कभी कुछ कहा नहीं, मतलब मैं आई लाइक हर बोलकर शांत हो गया। आदर्श बोले, कब से चल रहा है? अगस्त से बोला, 4 साल हो गए, मतलब उसने कभी कहा नहीं, मगर मुझे पता है वो भी मुझे। आदर्श उसे बीच में रोकते हुए बोले, तो बिना कहे ही तुमने मान लिया कि वो तुमसे प्यार करती है? जानते हो हमारा कास्ट ब्राह्मण है और तुम राजपूत। अगस्त बोला, जानता हूँ मैं, लेकिन। आदर्श बोले, नहीं हो सकता, बच्चे हो इसलिए समझा रहा हूँ। और गलतफहमी हुई होगी तुम्हें, वो तुम्हें लाइक करती है, बेटी है मेरी, जानता हूँ उसे मैं। और आज तक जितना किया उसके लिए बस थैंक यू के अलावा कुछ भी नहीं दे सकता। अगस्त से बोला, अगर सानवी हाँ बोलेगी तो भी आप उसे इनकार कर देंगे? फिर कुछ सोचते हुए अपने डैड की तस्वीर उनके सामने करते हुए बोला, आप इन्हें जानते हैं? आदर्श फोटो अपने हाथ में लेते हुए बोले, अधिराज। अगस्त से बोला, क्या दुश्मनी है आप सबकी जिसका बदला वो सानवी और मुझसे ले रहे हैं? आदर्श उसे देखते हुए बोले, तुम? अगस्त से बोला, डैड है ये मेरे। आदर्श के अब अचानक से तेवर बदल गया और उसे घूरते हुए बोला, मैं तुम्हें कुछ भी बताना जरूरी नहीं समझता, और अब 1 मिनट भी मेरी बेटी यहाँ नहीं रहेगी। बोलते हुए बाहर निकल गए। अगस्त ने कितनी कोशिश किया, लेकिन वो रजत से सारी फॉर्मेलिटी करके वैसे ही सानवी को लेकर बाहर निकल गए। अगस्त वैसे ही बाहर बैठ गया। ऋचा ने उसके कंधे पर हाथ फेरा तो उठकर गाड़ी की चाबी लिया और अपने अपने घर के लिए निकल गया। अगस्त से अपने घर आया तो अनामिका बाहर हाल में थी। वो आज कितने दिनों बाद घर आया था, तो वह उसके तरफ आते हुए बोली, अगस्त तुम ठीक तो हो ना? पता है तुम्हारे डैड कितना नाराज हैं तुमसे, आखिर क्या ज़रूरत थी ये सब करने की? अगस्त से बोला, डैड कहाँ है? मॉम मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी है उनसे। अनामिका बोली, तो स्टडी रूम में जाओ, मिल लो और सॉरी बोल देना, माफ़ कर देंगे। अगस्त से अब बिना उनकी बातें अगस्त से अब बिना उनकी आगे की बात सुने स्टडी रूम में चला गया, जहां अधिराज फ़ोन पर किसी से बात कर रहे थे। अगस्त से बोला, डैड मुझे आपसे बात करनी है। अधिराज ने उसकी आवाज़ सुनी तो फ़ोन रखते हुए बोले, तुम यहाँ हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई? मैंने तो सोचा था 1 महीने तो आराम से रहने वाले हो सबकी सेवा में। अगस्त से बोला अगस्त से डायरेक्ट बोला, आपकी सानवी से क्या दुश्मनी है, क्या मैं जान सकता हूँ? अधिराज बोले, मैं उससे क्यों दुश्मनी करूँगा, मैं तो उसे अपनी दुश्मनी के लायक ही नहीं समझता। तुम ही मेरे लाख समझाने के बाद भी पता नहीं क्यों उसके पीछे पड़े हो।
अगस्त से बोला, डैड आप भूल रहे हैं, आपने ही शुरुआत किया था इन सब का, और वो सब छोड़िए। मुझे सिर्फ इतना जानना है आपकी उनकी फैमिली से क्या दुश्मनी है, और सानवी के पास आपने वो वीडियो क्यों भेजे, साबित क्या करना चाहते हैं आप? अधिराज उसे देखते हुए बोले, तुम मेरे बेटे हो अधिराज रावत के, समझे, कोई अरे गहरे नहीं, और मैंने तुमसे सिर्फ टाइम पास करने के लिए बोला था, दिल लगाने के लिए नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, अब तुमने गलती किया है तो ठीक है, मैंने तुम्हारी सारी गलतियां सुधार दिया। तुम उस लड़की से अब पूरी तरह से आज़ाद हो, और वो अब सब छोड़ो और परिधि से शादी कर लो। वो अभी भी तुमसे शादी करने के लिए तैयार है। अगस्त से गुस्से से उन्हें घूरते हुए बोला, डैड मैं यहाँ मर रहा हूँ और आपको अभी भी ये सब पड़ी है, और बताते क्यों नहीं हैं? क्या किया है आपने जो इस कदर नफरत है उन्हें आपसे और आपको उनसे, जो आपने अपने बेटे के बारे में भी नहीं सोचा? इतना गलता खेल आप कैसे खेल सकते हैं, वो भी अपने ही बेटे के साथ? अधिराज उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, अगस्त जाओ आराम करो, बाद में बात करेंगे, दिमाग ठीक नहीं है अभी तुम्हारा। अगस्त से गुस्से में वहाँ पड़ा हुआ सारा सामान फेंकते हुए बोला, आराम 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 यही कर रहा था, 3 साल तक आपने एक बार भी जानने की कोशिश तक नहीं किया कि जी रहा हूँ या मर गया। आज जब सब कुछ ठीक हो रहा था तो आपने सब कुछ खराब कर दिया, और अब मुझे आराम करने को बोल रहे हो? उसकी इतनी तेज आवाज़ सुनकर अनुभव, अनामिका और शिवानी भी आ गए। अधिराज उसका हाथ पकड़ते हुए बोले, अगस्त ये क्या बदतमीजी है, दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा, वो भी एक लड़की के चक्कर में, अरे उसके जैसे। अगस्त से उन्हें घूरते हुए बोला, शट अप डैड, एक वर्ड भी नहीं सुन सकता मैं उसके खिलाफ, और उसके जैसी क्या, उसके जैसी, हाँ बोलिए, उसके जैसी सिर्फ एक है जिसने आपके हर एक चाल को नाकामयाब कर दिया। नहीं बताना मत बताइए, नहीं पूछूंगा मैं अब कभी भी आपसे, लेकिन आज और इसी वक्त मर गया अगस्त सिरावत, और अब कुछ नहीं चाहिए मुझे आपका। सब कुछ कितना दिया है सब रख लीजिए, ना हॉस्पिटल चाहिए और ना ही आपकी एक फूटी कौड़ी, सब कुछ रख लीजिए। आज पता चल गया मुझे आपके लिए आपके बेटे से ज़्यादा कीमती है ये सब कुछ, तो ठीक है, आराम से इनके बीच रहिए। बोल अपना फ़ोन वहीं पटक कर बाहर निकल गया। अनामिका उसके पीछे आते हुए बोली, अगस्त से बात तो सुनो, हुआ क्या है, इतना गुस्सा क्यों हो? अगस्त से रुकते हुए बोला, मॉम अब मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकूंगा, प्लीज़ आप मुझे मत रोकिए, आई एम सॉरी, मैं अब यहाँ नहीं रुक सकता। अनामिका उसका चेहरा छूते हुए बोली, लेकिन बात क्या है, बताओ तो सही, क्या हुआ है बेटा? अगस्त से बोला, गलती मेरी है मॉम, इसलिए बस इतना समझ लीजिए, अधिराज रावत का बेटा होने की वजह से सज़ा मिल रही है। अनामिका उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, अगस्त से शांत हो जाओ, बात तो सुनो। अगस्त से बोला, मॉम डैड ने मेरी लाइफ बर्बाद कर दिया, और आप अभी भी बोल रही हूँ मैं आपकी बात सुन लूँ? कैसे, आप ही बताओ कैसे? क्या दुश्मनी है उनकी मुझसे, सानवी से? क्यों किया उन्होंने मेरे साथ ऐसा? आप सब जानते थे ना कितना चाहता हूँ मैं उसे, अरे नहीं भूल पाया मैं उसको, फिर भी डैड ने मेरी आखिरी उम्मीद भी तोड़ दिया। अनामिका बोली, अगस्त से आराम से बैठकर बात कर सकते हैं, कोई ना कोई हल जरूर निकल जाएगा। आई प्रॉमिस, मैं बात करूंगी तुम्हारे डैड से, वो मान जाएंगे। तुम दोनों के लिए मैं खुद चलूंगी सानवी से बात करने, एक मौका तो दो। अगस्त से बोला, अब कुछ नहीं हो सकता मॉम, उन्होंने सब कुछ खराब कर दिया, मेरा 4 साल 4 सेकंड में ख़त्म कर दिया, अब वो कभी नहीं मानेगी, और ना ही उसकी फैमिली। अनुभव उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, छोटे शांत हो जा, हम सब हैं ना, सब मिलकर कोशिश करेंगे, वो मान जाएगी। मैं बात करूंगा उससे, वो ज़रूर मान जाएगी, प्लीज़ भाई तू शांत हो जा। अगस्त से बोला, वो नहीं मानेगी भाई, वो अब शायद कभी नहीं मानेगी, जितना मैं उसे जानता हूँ वो अब किसी के बात पर यकीन नहीं करेगी। आई एम सॉरी, आप मॉम का ध्यान रखना, अब मैं यहाँ और नहीं रुक सकता, बोलकर बाहर निकल गया। अनुभव अंदर अधिराज के पास आते हुए बोला, डैड आपने क्या किया उसके साथ, वो घर छोड़कर जा रहा है, आप उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? अधिराज बोले, जाने दो, कुछ दिन बाद वापस आ जाएगा, आज खुद के वजह से हारा है, वरना मेरी बात सुनता तो जीत का जश्न मना रहे होते हम, और वो परिधि के साथ खुश होता। लेकिन नहीं, उसे तो पता नहीं क्या दिखता है उस लड़की में जो उसके पीछे पड़ा हुआ है। अनुभव बोला, डैड आप जानते हैं कितना चाहता है वो उसे, फिर भी आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? अधिराज बोले, तुमसे ज़्यादा दुनिया देखी है मैंने, इसलिए बोल रहा हूँ, और जाओ मेहता वाली मीटिंग देख लेना, बोलकर किसी से फ़ोन में बात करने में बिजी हो गए। अनुभव अब बिना कुछ बोले बाहर निकल गया। अनामिका उसे देखते हुए बोली, क्या बोले तुम्हारे डैड? अनुभव बोला, कुछ नहीं, बोलते हुए अपने रूम में चला गया। अनामिका उनके पास आने को हुई, लेकिन उसके पहले ही अधिराज बाहर निकलते हुए बोले, मुझे अब इस बारे में कोई बात नहीं करनी है और ना ही सुननी है,
और रही बात अगस्त की तो कुछ टाइम दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। अनामिका बोली, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? अगर वो उस लड़की को इतना चाहता है तो आप रीज़न तो दीजिए उसके रिजेक्शन का। अधिराज बोले, रीज़न एक नहीं 1000 है, और सबसे बड़ा रीज़न ये है कि नफ़रत करता हूँ मैं पूरे शर्मा फैमिली से, और उसकी बेटी मेरे बेटे के लाइफ में आए, हमारे लाइफ में आए, कभी बर्दाश्त नहीं होगा मुझसे। इसलिए आप सब ऐसा सोचना भी मत, बोलकर बाहर निकल गई और अनामिका वहीं सोफे पर बैठ गई। सानवी प्रयागराज आ गई। अब वो ठीक थी लेकिन किसी से ज़्यादा बात नहीं किया। आदर्श और शीतल ने भी उससे कुछ नहीं पूछा, वो भी उस बात को वहीं ख़त्म कर देना चाहते थे। अरविंद, ताऊ जी और बाकी सब उससे बारी बारी मिलने आए। उसने भी सबसे नॉर्मल बात किया। ट्रांसफ़र के लिए अब उसने एक एप्लीकेशन दे दिया था, इसलिए थोड़ा रिलैक्स हो गई थी कि अब वापस से उसे लखनऊ नहीं जाना पड़ेगा। एक हफ्ते बाद नेहा की शादी थी, जिसमें सारी शॉपिंग उसने पहले ही कर लिया था, तो यहाँ पर शॉपिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। रजत भी घर आ चुका था। उसने भी 2-3 बार आकर सानवी की दवा और बाकी चीज़ें समझा गया था, जिसकी जिम्मेदारी शीतल ने अपने हाथों में ले लिया था उसे टाइम टाइम से दवा देने की। नेहा की शादी की तैयारी अब जोरों से चल रही थी, लेकिन सानवी ने अभी उसके यहाँ जाने से इनकार कर दिया, तो फिर किसी ने उसके साथ ज़्यादा जोर नहीं दिया। दादी ने भी इस बार कोई टिप्पणी नहीं किया। न जाने क्यों उन्हें भी सानवी का इतना शांत रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन उन्हें भी अब समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस बार वो इतनी शांत क्यों है। शाम को वो अपने रूम में बैठी थी कि शीतल चाय लेकर उसके रूम में आई और उसके पास बैठते हुए बोली, कैसा है मेरा बच्चा, कहीं दर्द तो नहीं हो रहा है? सानवी उनकी गोद में सर रखते हुए बोली, सॉरी, मेरी वजह से आप सबको परेशान होना पड़ा। शीतल जी उसके सर पर हाथ रखते हुए बोली, आज इतनी शरीफी, ये कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है? सानवी बोली, दादी उसके रूम में आते हुए बोली, शीतल, तेरी बेटी इस बार बदल गई है क्या, या फिर किसी ने कोई टोटका कर दिया है जो इतनी शांत है? सानवी उठते हुए बोली, क्यों, आपको शांति इस बार अच्छी नहीं लग रही है क्या? दादी बोली, बिल्कुल नहीं, मुझे तो बहुत सुकून मिल रहा है। मैं तो सोच रही हूँ अब इस बार तेरी शादी करके इस सुकून को हमेशा से अपने नाम कर लो। सानवी बोली, मैं भी यही सोच रही हूँ, इस बार आपको थोड़ा सा और सुकून दे ही दिया जाए। दादी उसके सर को सहलाते हुए बोली, इतनी सुकून भी नहीं चाहिए कि मेरी चिड़िया चहचहाना छोड़ दे। सानवी ने सर हाँ में हिला दिया। कुछ देर बाद दादी और शीतल जी उसे आराम करने को बोल बाहर चली गई। सानवी खिड़की के पास आ गई। नवंबर लास्ट, जिसमें अब मौसम काफ़ी बदल गया था, जिसके साथ अब ठंड भी बढ़ गया था, और वो बाहर देखते हुए कुछ सोच रही थी कि नीचे से किसी ने उसे आवाज़ लगाया। ध्यान से देखा तो मोहल्ले की ही एक लड़की थी जो उसे नीचे बुला रही थी, लेकिन उसने उसे बाद में आने को बोल अंदर आ गई। 3 दिन बाद आज नेहा की हल्दी थी, जिसमें उसकी पूरी फैमिली और सानवी की फैमिली शामिल थी। बस सानवी नहीं गई। उसने सर में दर्द होने को बोला तो फिर किसी ने उसे फोर्स नहीं किया और इस समय आराम करने को बोल दिया। नेहा ने भी उसकी हालत देखकर उसके साथ ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं किया। नेहा को सब लोग बारी बारी से हल्दी लगा रहे थे, लेकिन सानवी की कमी आज नेहा को कुछ ज़्यादा ही खल रही थी। आखिर वो उसकी बचपन की दोस्त थी, तो ऐसा तो होना ही था, लेकिन वो भी समझ रही थी, इसलिए बस चुपचाप हल्दी लगवा रही थी। कुछ देर बाद ढोल नगाड़ों की आवाज़ ने सबका ध्यान खींचा। दादी ने देखा तो बोली, इसे भी चैन नाम की चीज़ नहीं है? अभी कुछ देर पहले कैसे चेहरा मुरझाया हुआ था, और अब देख लो, बोलते हुए खुद से बड़बड़ाने लगी। नेहा जल्दी से उठकर अब सबके साथ आकर शामिल हो गई। सानवी ने बचे हुए लोगों को अब बारी बारी से खींच कर सबको शामिल कर लिया, यहाँ तक कि आज उसने दादी को भी नहीं छोड़ा, और उसके ऐसे देखकर आज दादी भी उसके साथ आड़ा तिरछा शामिल हो गई। आज कितने दिन बाद सब लोग सानवी को ऐसे मस्ती करते हुए देख रहे थे। शीतल जी अपने आंसू साफ करते हुए आकर एक साइड बैठ गई, क्योंकि वो अपनी बेटी को इतना तो जानती थी कि वो दूसरों की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती है। अपनी खुशियों को भी उसे छोड़ने में वक्त नहीं लगेगा। उसके चेहरे पर उन्होंने वो दर्द देखा था जो शायद उसे चोट लगने पर भी नहीं दिखा था, लेकिन वो भी उसके लिए शायद कुछ भी नहीं कर सकती थी। लास्ट में नेहा उसके गले लगते हुए बोली, आखिर में आपको मेरी याद आ ही गई। सानवी उसे बैठाकर हल्दी लगाते हुए बोली, तो तुम्हें क्या लगा ऐसे ही बचने वाली हो? बिल्कुल भी नहीं, और सारा बचा हुआ हल्दी उसके ऊपर उड़ेल दिया। अब शुरू हुई दोनों की पकड़म पकड़ाई। पूरे हाल में दोनों ने भाग भाग कर सबको परेशान कर दिया। लास्ट में दादी सानवी को डांटते हुए बोली, ये क्या है, अभी अभी उठी नहीं कि शुरू हो गया? शीतल, समझाती क्यों नहीं अपनी बेटी को? बड़ी हो गई है लेकिन दिमाग तो जैसे कहीं छोड़ आई है। सानवी अपने हाथ में लगी हल्दी उन्हें लगाते हुए बोली, लव यू माई क्यूटी बाई।
दादी गुस्से से अब उसे घूरने लगी तो वो जल्दी से वहाँ से भाग गई। दादी बोली, ये लड़की कभी नहीं सुधर सकती, मैं ही बेवकूफ़ थी जो सोच रही थी कि ये लड़की सुधर गई। कुछ देर बाद सब अपने अपने घर निकल गए, बस नेहा के घर वाले और उसके रिश्तेदारों को छोड़कर। सानवी उसके बेड पर लेटते हुए बोली, तो अब तो 2 दिन बाद शादी, उसके बाद कौन पूछने वाला है हमें। नेहा उसके पास आते हुए बोली, आई मिस यू यार। सानवी बोली, कोई ज़रूरत नहीं है आपको मिस करने की, और ये सब फॉर्मालिटी कहीं और किसी और के सामने। पुलिस को बेवकूफ़ बनाना इतना भी आसान नहीं है, समझी। जाते ही सबको भूल जाने वाली हो, सबको पता है। नेहा बोली, भाड़ में जा, बोलते हुए बाहर चली गई। सानवी के फ़ोन पर कब से जतिन का कॉल आ रहा था तो वो फ़ोन उठाते हुए बालकनी में चली गई। कुछ देर बाद नेहा उसके और अपने लिए चाय और कुछ स्नैक्स लेकर अंदर आई और उसे आवाज़ लगाया तो वो बात करते हुए अंदर आ गई। नेहा बोली, भूख नहीं लगी तुझे? और मम्मी ने बोला है कुछ खाना है तो बता देना, गर्म ही बना देंगी, ठंडी में ठंडा खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सानवी बोली, ओके जतिन, तुम व्हाट्सअप कर देना, मैं देख लूँगी, बोलकर फ़ोन रख दिया। नेहा बोली, क्या बोल रहा था वो कनखजूरा? सानवी बोली, कुछ नहीं, बस तुझे पूछ रहा था कि तुमने उसे इनवाइट ही नहीं किया। नेहा बोली, क्यों नहीं, पूरा लखनऊ को इनवाइट करना था ना मुझे, जिसको किया है उसे तो आना नहीं है। सानवी बोली, उसकी शादी है नेक्स्ट मंथ, वही बुला रहा था। नेहा बोली, तो जा रही हो? सानवी बोली, नहीं यार, अब टाइम नहीं है, 1 हफ्ते बाद ड्यूटी ज्वाइन करना है, काफ़ी छुट्टी हो गई, अब और नहीं ले सकती वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। नेहा बोली, चलो ठीक है, घर नहीं जाना है। सानवी बोली, ऐसा कुछ नहीं है, कल आ जाऊंगी, भाई वेट कर रहे हैं। नेहा बोली, भाई जा चुके हैं इसलिए कोई वेट नहीं कर रहा है, और अब रात भी हो गया है और मैंने सबसे बात कर लिया है, इसलिए तुम कहीं नहीं जा रही हो। सानवी बोली, यार लेकिन दादी क्या बोलेंगी? नेहा बोली, मैंने बोला ना, कोई कुछ भी नहीं बोलेगा, इसलिए शांत हो जाइए देवी और अब आराम कीजिए, मैं ये सब रख कर आती हूँ, बोल बाहर चली गई। सानवी वापस से अपने फ़ोन में कुछ करने लगी कि उसकी नज़र एक नंबर पर गई। शायद ये 2 दिन से आ रहा था, बहुत सारे मिस कॉल पड़े थे, लेकिन शायद उसने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। नेहा अंदर आ रही थी कि किसी ने उसे बुला लिया तो वो वापस से बाहर चली गई। अचानक दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ से सानवी ने सामने देखा तो अगस्त खड़ा उसे देख रहा था। सानवी कुछ नहीं बोली और अपना वहम समझकर वापस से अपने फ़ोन में लग गई। अगस्त से अब उसके पास आते हुए बोला, सानवी एक बार मेरी बात पहले ध्यान से सुन लो, उसके बाद जो भी फैसला होगा मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। सानवी अब झटके से उसे देखते हुए बोली, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? किसी ने देख लिया तो पता भी है क्या होगा? अगस्त से उसके सामने बैठते हुए बोला, प्लीज़ एक मौका तो दो, बस 2 मिनट, मैं सब एक्सप्लेन कर दूंगा, उसके बाद तुम मुझे एक्सेप्ट मत करना सब तुम्हारे पर डिपेंड करता है, लेकिन प्लीज़ यार मेरे प्यार को सही साबित करने का एक मौका तो दो। सानवी बोली, बोलो, सुन रही हूँ, इतना दूर से आए हो तो इतना तो कर ही सकती हूँ, बोलकर वापस से अपने फ़ोन में देखने लगी। अगस्त से बोला, मैं मानता हूँ वो सब मैंने किया था, बोला था उस समय, लेकिन इसके आगे मेरा इंटेंशन कभी भी ऐसा नहीं रहा है। डैड ऐसा क्यों करना चाहते थे या चाहते हैं मुझे नहीं पता, मैंने उस दिन पूछा भी लेकिन उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया, प्लीज़ यकीन करो मेरा, आई रियली। सानवी उसे रोकते हुए बोली, हो गया, यही बोलना था तो अब जा सकते हो, क्योंकि इसके आगे अब मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कुछ सुनना बाकी है। अगस्त से बोला, क्या तुम्हें मेरी आंखों में झूठ दिख रहा है? बोल सकता हूँ तुमसे झूठ? यार अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ? अच्छा ठीक है, पुलिस वाली हो ना, तो एक काम करो, मेरा आज तक का फ़ोन डिटेल चेक करवा लो। बाहर से किसी ने दरवाज़ा नॉक किया। सानवी उठते हुए बोली, तुम बालकनी में जाओ, मैं देखती हूँ कौन है। तुम्हें देखने के बाद मैं नहीं चाहती कि फालतू में शादी के घर में मेरी या फिर तुम्हारी वजह से कोई हंगामा हो। अगस्त से उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, लेकिन कुछ बोलो तो। सानवी बोली, इन सब का ये सही वक्त नहीं है, शादी में आए हो एंजॉय करो, बाकी चीज़ों को वक्त पर छोड़ दो। बोलकर उसने आकर दरवाज़ा खोला तो बाहर आदर्श जी खड़े थे। सानवी उन्हें यहाँ इस समय देखते हुए बोली, पापा आप यहाँ इस टाइम? आदर्श बोले, हाँ वो घर चलो, सुबह आना, माँ और बाकी सबको तुम्हारी चिंता हो रही थी कि कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए, चलो आ जाओ, मैं बाहर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। और फिर अंदर देखते हुए बोले, दरवाज़ा क्यों बंद था? नेहा तो बाहर है। सानवी बोली, हाँ वो मुझे एक कॉल करना था, इसलिए सोचा कि सब डिस्टर्ब करेंगे। आदर्श उसे देखते हुए बोले, जल्दी से आ जाओ। सानवी बोली, आप चलिए, मैं फ़ोन लेकर आ रही हूँ। आदर्श बोले, ठीक है, जल्दी से आ जाओ, मैंने सबसे बात कर लिया है, बोलकर बाहर चले गए। सानवी ने अंदर आकर अपना फ़ोन उठाया कि अगस्त से उसके सामने खड़ा होते हुए बोला, कब मिलोगी? सानवी बोली,
उतना काफ़ी था, अब तुम जाओ, वरना पिछली बार का अगर भूल गए हो तो दोहराओ, मुझे कुछ नहीं बोलना है, बोलकर जाने लगी। अगत्य बोला, घर और घर वालों दोनों को छोड़कर आया हूँ बस तुम्हें यकीन दिलाने के लिए। ना तो मैं झूठा था और ना ही मेरा प्यार झूठा था, और जब तक तुम्हें यकीन नहीं होगा कहीं नहीं जाने वाला। मैं उसके लिए चाहे जो करना पड़े सब मंजूर है मुझे। वैसे भी मर रहा हूँ और वैसे भी मर जाऊँगा। सानवी ने एक नज़र उसे देखा, अब बाहर निकल गई। बाहर आई तो आदर्श उसी का इंतज़ार कर रहे थे। वो आकर गाड़ी में बैठी तो आदर्श जी ने गाड़ी चला दिया। कुछ देर बाद आदर्श उसे देखते हुए बोले, कोई बात है बेटा जो तुम्हें मुझे बताना चाहिए? अगर तुम चाहो तो मैं सुन सकता हूँ, एक पिता की तरह नहीं बल्कि एक दोस्त की तरह। सानवी उनके कंधे पर सर रखते हुए बोली, पता नहीं पापा, अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है, सब कुछ अजीब हो चुका है। जब समझ में आ जाएगा और एक निष्कर्ष पर पहुंच जाऊंगी तो सबसे पहले आपको ही बताऊंगी। आदर्श बोले, तो कल कुछ लोग तुमसे मिलने आ रहे हैं, क्या बोलना है उन्हें? सानवी बोली, पता नहीं। आदर्श उसका चेहरा देखते हुए बोले, तो कहीं सानवी शर्मा को प्यार तो नहीं हो गया किसी से? सानवी अब उन्हें देखते हुए बोली, ऐसा कुछ भी नहीं है। आदर्श बोले, तब ठीक है, वरना मुझे तो लगा एक बार और बगावत करने के लिए कमर कस लूं। सानवी बोली, मतलब क्या है आपका? आदर्श बोले, भाई वकील हूँ, चेहरा पढ़ना आता है, लेकिन जब तक मेरा मुवक्किल मुझे कुछ नहीं बताता तब तक मैं सोच रहा हूँ इंतज़ार कर लूँ। सानवी खिड़की से बाहर देखते हुए बोली, पापा ऐसा कुछ भी नहीं है। तब तक उनकी गाड़ी उनके घर के बाहर आ गई। आदर्श गाड़ी रोक उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोले, पहले से ही बता देना वरना अचानक मामला बिगड़ सकता है, बोलकर अंदर चले गए। और उनके पीछे कुछ सोचते हुए सानवी भी अंदर आ गई। दूसरे दिन नेहा को मेहंदी लग रही थी, सब लोग उसके अगल बगल ही बैठे थे। सानवी भी उसके पास ही बैठी थी। नेहा उसे देखते हुए बोली, कल अगत्य से आया था कुणाल के साथ। सानवी बोली, नेहा बोली, तुझे क्या लगता है, तुमसे मिला था? मतलब कुणाल बोल रहा था कि अपने डैड से झगड़ा करके और घर छोड़ कर आया है, यहाँ तक कि हॉस्पिटल भी, बस तुमसे बात करने के लिए। सानवी बोली, तो ये सब तुम मुझे क्यों बता रही हो? वो कुछ भी करे ना करे ये उसका खुद का डिसीजन है, और वो उसकी फैमिली है, उसकी जो मर्जी वो करे, मुझे उससे क्या मतलब? नेहा बोली, ठीक है, लेकिन एक आखिरी बार तुम्हें उसके बारे में ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। सच में वो ऐसा कभी नहीं कर सकता है। जब से मिला है कभी भी उसे देखकर नहीं लगा कि वो ऐसा कुछ कर सकता है या सोच सकता है। और तुम तो अच्छे से जानती हो उसे, क्या तुम्हें सच में लगता है वो कभी भी ऐसा कर सकता है? सानवी बोली, कर भी सकता है, क्या भरोसा, इंसान ही तो है ना। नेहा बोली, लेकिन? सानवी बोली, 4 दिन बाद मुझे यहाँ से जाना है, उसके बाद ये चैप्टर यहीं पर क्लोज हो जाएगा। नेहा बोली, यार ये कौन सी बात हुई, और तुम्हारे कहने से क्या होता है? 3 साल पहले भी तो यही बोल कर गई थी ना, और तुम इतनी जल्दी भूल कैसे कर सकती हो? हॉस्पिटल में तुम थी और 1 हफ्ते वो नहीं सोया। ऑपरेशन थिएटर से निकलने के बाद कितनी देर तक बेहोश रहा, सिर्फ तुम्हारी वजह से। यार सानवी, जिद करने की भी एक हद होती है। ऐसा ना हो कि वो थक जाए तुम्हें मनाते मनाते और तुम। सानवी कुछ बोलती उससे पहले ही रागिनी उनके पास आते हुए बोली, सानवी मामा बुला रहे हैं तुम्हें। सानवी बोली, ठीक है, बोलकर अंदर चली गई। रागिनी आकर नेहा के पास बैठकर उसकी मेहंदी देखने लगी। नेहा बोली, लेकिन अंकल तो पापा के साथ बाहर गए हैं, तो वो सानवी को कैसे बुला सकते हैं? रागिनी बोली, अरे यार तुम भी ना, वो सब छोड़ो, वो अपना देख लेगी, मुझे मेहंदी लगवानी है। नेहा अब थोड़ा गुस्से में बोली, रागिनी किससे मिलने के लिए भेजी हो उसे? रागिनी बोली, अरे चुप करो यार, कोई लड़का था, उसने ही बोला कि अगर मैं उसका नाम बोलूँगी तो वो नहीं आएगी, इसलिए ऐसा बोलना पड़ा। उसका बॉयफ्रेंड होगा, क्यों कबाब में हड्डी बन रही हो? नेहा अब उठने को हुई, लेकिन रागिनी ने उसे ज़बरदस्ती से वापस बैठा लिया। नेहा बोली, ये क्या कर रही हो? जानती हो ना वो अभी तो पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है, और तुम उसकी बहन होकर ऐसी बेवकूफ़ी कैसे कर सकती हो? रागिनी बोली, अरे यार उसने बोला कि वो दोनों जानते हैं एक दूसरे को, बस इसलिए। अच्छा ठीक है, मैं देख कर आ रही हूँ। दादी सामने से आते हुए बोली, सानवी कहाँ है? उसे भी मेहंदी लगा दो, वैसे तो वो लगाएगी नहीं। रागिनी धीरे से बोली, मैं देख कर आ रही हूँ, बोलकर अंदर चली गई। लेकिन वो अंदर कहीं नहीं थी। 1 2 3 बार उसने पूरा हाल ढूंढ लिया, लेकिन उसका कहीं कोई पता नहीं था। कुछ देर बाद वो बाहर आते हुए बोली, वो नहीं मिल रही है यार। नेहा बोली, वाट, अच्छे से देखो, अंदर ही कहीं होगी। फिर अपना फ़ोन निकाल कर अगत्य का फ़ोटो दिखाते हुए बोली, यही था जिसने उसे बुलाया? रागिनी बोली, नहीं, कोई और था, ध्यान से नहीं देखा था मैंने। नेहा अभी वहाँ से उठ भी नहीं सकती थी। उसकी पूरी फैमिली और मेहमान उसे घेर कर बैठे थे। कोई दिख भी नहीं रहा था जिसे वो कुछ बोले। फिर कुछ सोचते हुए बोली, एक काम करो, जाकर भाई को बोल दो कि सानवी नहीं मिल रही है।
रागिनी बोली लेकिन अगर कोई दिक्कत हो गई तो? नेहा बोली फिलहाल के लिए दिक्कत हो गई नहीं, हो चुकी है, और उसे और अगर बढ़ाने से रोकना है तो फिलहाल के लिए जाओ और बोलो सबको। रागिनी वहाँ से उठकर अब श्रेयांश को ढूंढने लगी, लेकिन अब वो भी कहीं नहीं दिख रहा था। नेहा काफ़ी देर तक बैठे बैठे परेशान हो गई तो रजत को फ़ोन मिलाया। रजत 2-3 रिंग के बाद फ़ोन उठाते हुए बोला, अरे यार तुम्हें मेरी इतनी याद आ रही है तो बस आज कल और परसों हमारी शादी, और फिर हम दोनों एक लंबे से हनीमून पर। नेहा बोली हो गया तो अब बताओ अगत्य कहाँ है? रजत बोला मतलब तुम्हें अपने शादी में किसी और को पूछना है? दिस इज़ नॉट फेयर जान। नेहा बोली यार बताओ, ये इमरजेंसी है। रजत बोला ओके यहीं पर है, क्या करना है बोलो। नेहा बोली सानवी पता नहीं कहाँ है, मिल ही नहीं रही है, तो मैंने सोचा शायद वो दोनों एक साथ होंगे। रजत बोला भूल जाओ, इन दोनों का कुछ नहीं हो सकता। कभी इसका दिमाग घूमता है तो कभी उसका, मुझे तो लगता है दोनों के दोनों घूमे हुए हैं। वहीं अगल बगल देखो मिल जाएगी। नेहा बोली ठीक है मैं देखती हूँ, बोलकर फ़ोन रख दिया। रजत फ़ोन को घूर रहा था। अगत्य से बोला क्या हुआ, फ़ोन को क्यों घूर रहा है? रजत बोला यार शादी होने जा रही है और शादी वाली कोई फीलिंग ही नहीं आ रही है, और ऐसी लड़की मिली है ना कि पूछ मत, ना बेबी ना सोना ना लव यू, डायरेक्ट फ़ोन काट दिया, वो भी मेरे मुंह पर। अगत्य से उसका कंधा दबाते हुए बोला यही होता है भाई, वैसे अभी भी टाइम है, सोच ले, बोलकर जाने लगा। रजत सीरियस होते हुए बोला अगत्य से बोला हाँ कुछ काम है? रजत बोला वो नेहा का फ़ोन इसलिए आया था कि सानवी काफ़ी देर से नहीं मिल रही है। अगत्य से बोला अपना फ़ोन दो, बोलकर उसका फ़ोन लेकर नेहा को कॉल लगाया। 2-3 घंटे के बाद उसने फ़ोन उठाया। अगत्य से बोला सानवी कहाँ है? कुछ देर बाद उधर से आवाज़ आई, सब ढूंढ रहे हैं, मिल ही नहीं रही है, अंदर गई थी फिर अचानक से पता नहीं कहाँ गायब हो गई। भाई और बाकी सब लोग कब से ढूंढ रहे हैं। अगत्य से बोला मैं आ रहा हूँ। नेहा बोली नहीं मत आओ, कुछ देर बाद मैं कॉल करूँगी, उसके बाद देखते हैं। अगत्य से बोला लेकिन तब तक उसका फ़ोन कट चुका था। रजत बोला क्या हुआ? अगत्य से कुछ सोचते हुए बोला वो मिल नहीं रही है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी? वो ठीक तो होगी ना, अभी तो वो पूरी तरह से ठीक भी नहीं हुई है। रजत बोला रिलैक्स, कुछ नहीं होगा, मिल जाएगी। यहाँ सब ने अगल बगल ढूंढ लिया लेकिन वो कहीं नहीं मिली। आदर्श जी बाहर से नेहा के पापा के साथ बात करते हुए अंदर आए तो सबका चेहरा लटका हुआ था। श्रेयांश फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। आदर्श जी बोले क्या हुआ, आप सबका चेहरा क्यों लटका हुआ है? शीतल जल्दी से उनके पास जाते हुए बोली सानू काफ़ी देर से नहीं मिल रही है, श्रेयांश ने पुलिस को कॉल किया है, वो आ रहे हैं। आदर्श अगल बगल देखते हुए बोले कुछ देर पहले तो यहीं थी ना, नेहा के साथ अंदर देखिए कहीं सो रही होगी। शीतल बोली पूरा हाल 10 बार सबने ढूंढ लिया, नहीं मिल रही है। आदर्श जी बोले लेकिन अचानक गई कहाँ, आप सब में से किसी को कुछ तो बताया होगा। नेहा अब उनके पास आते हुए बोली अंकल वो रागिनी ने उसे बोला कि आप बुला रहे हो और वो अंदर गई, उसके बाद से वो नहीं मिल रही है। आदर्श उसे देखते हुए बोले लेकिन मैं तो तुम्हारे सामने ही बाहर गया था, तो मैंने कब बुलाया उसे? फिर रागिनी को घूरते हुए बोले मैंने कब बुलाया उसे, तुमने झूठ क्यों बोला? रागिनी बोली सॉरी मामा जी, वो एक लड़का मिला था, उसने ही बोला था मुझे ऐसा बोलने को, तो मैंने सोचा सानवी शायद जानती होगी उसे, सॉरी। आदर्श जी गुस्से में बोले अगत्य। नेहा धीरे से बोली उसने नहीं बुलाया था। आदर्श जी ने अब उसकी तरफ देखा तो वो वैसे ही बोली वो तो रजत के साथ है, मैंने बात किया था उससे, वो भी परेशान है। आदर्श जी अब बिना कुछ बोले गुस्से से बाहर निकल गए और उनके पीछे श्रेयांश और आनंद भी निकल गए। कुछ देर बाद पुलिस आ गई और एक एक करके सबसे पूछताछ करने लगी। अगत्य से हॉल में टहल रहा था, 2 घंटे हो चुके थे लेकिन अभी भी सानवी का कोई पता नहीं था। रजत बोला अगत्य से बैठ जाओ, कुछ होगा तो बता दूंगा मैं तुम्हें। अगत्य से बोला मैं जा रहा हूँ उसे ढूंढने, यहाँ ऐसे हाथ पर हाथ रखकर बैठने से कुछ नहीं होने वाला है। रजत कुछ बोलता उससे पहले ही उसका फ़ोन बजा, देखा तो अगत्य से घर से था तो काट दिया। 2-3 बार उसके बाद लगातार जब बजने लगा तो अगत्य से झल्लाते हुए बोला फ़ोन उठाना, किसका है? रजत बोला तेरे डैड का। अगत्य बोला व्हाट, वो क्यों कॉल कर रहे हैं? रजत ने फ़ोन उठाया तो अगत्य ने जल्दी से स्पीकर पर डाल दिया। अधिराज बोले अगत्य को बोल दो घर आ जाए वरना अंजाम ठीक नहीं होगा, अगर वो अपनी ज़िद करना जानता है तो मैं भी उसका बाप हूँ। अगत्य फ़ोन उससे लेते हुए बोला तो ये सब आपने किया है? अधिराज बोले मैंने कुछ भी नहीं किया है और अब बहुत हो गया तुम्हारी ज़िद, इसलिए अब चुपचाप घर आ जाओ, बाकी मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। अगत्य बोला मैं पुलिस के पास जा रहा हूँ बोलने की सानवी का किडनैप आपने करवाया है। अधिराज बोले बकवास बंद करो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और मैं यहाँ से उसका किडनैप क्यों करवाऊँगा, जबकि मुझे उस लड़की से कोई लेना देना है ही नहीं, इसलिए अब घर आ जाओ, तुम्हारी मॉम परेशान है।
अगत्य बोला, अगर आपने नहीं किया तो फिर किसने किया है? अधिराज बोले, अगत्य सच में तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अनामिका उनसे फ़ोन लेते हुए बोली, अगत्य से बेटा बात सुनो, मैंने बात किया है तुम्हारे डैड से, वो तैयार हैं, प्लीज़ तुम घर आ जाओ। अगत्य से बोला, सॉरी मॉम, लेकिन फ़िलहाल मैं नहीं आ सकता और डैड पर मुझे अब भरोसा नहीं है, बोलकर फ़ोन रख दिया। रजत बोला, क्या हुआ? अगत्य से बोला, पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं जाकर एक बार बात करता हूँ पुलिस से, बोलकर बाहर निकल गया। यहाँ शीतल, दादी, बाकी घर के सभी लोग परेशान थे। दादी थोड़ी देर पर रागिनी को डांटे जा रही थी और वो बस चुपचाप सुन रही थी। पुलिस भी अलर्ट हो चुकी थी, लेकिन अभी तक सानवी का कोई पता नहीं था। आदर्श पुलिस स्टेशन में बैठे हुए थे, उनके पास ही श्रेयांश और आनंद इंस्पेक्टर से बात कर रहे थे कि अगत्य जल्दी से अंदर आ गया। आदर्श ने उसे देखा, लेकिन फिलहाल में कुछ नहीं बोले। आनंद उसे देखते हुए बोले, तुम यहाँ इस वक्त? अगत्य को कुछ समझ नहीं आया क्या बोले, फिर इंस्पेक्टर के पास आते हुए बोला, कुछ पता चला सानवी के बारे में? इंस्पेक्टर बोला, देखिए सर, हम लोग पूरे शहर में नाकाबंदी कर चुके हैं, आप लोग थोड़ा सा टाइम दीजिए, कुछ नहीं होगा मैडम को, वो जल्दी ही मिल जाएंगी। अगत्य बोला, 3 घंटे हो चुके हैं और आप लोग अभी और टाइम मांग रहे हैं। इंस्पेक्टर बोला, प्लीज़ सर कोऑपरेट कीजिए। अगत्य अब बिना वहाँ रुके बाहर निकल गया। किसी को कुछ समझ नहीं आया, ये इतना जल्दी आया और चला गया। सानवी को होश आया तो वो एक बड़े से अच्छे खासे रूम में बेड पर थी, तो जल्दी से उठकर बैठ गई, लेकिन सर में दर्द हो रहा था, इसलिए सर पकड़ लिया। लेकिन जैसे ही सामने नजर गई तो देखा विनायक सोफे पर बैठकर उसे ही देखे जा रहा था। सानवी बोली, तुम? विनायक बोला, जी वैसे तो आप मिलती नहीं है, इसलिए थोड़ा रिस्क लेकर किडनैप करना पड़ा। अब जल्दी से कॉल कीजिए अपने डैड को और अंकल को बोल दीजिए कि आप सही सलामत हैं। पुलिस ने सबके नाम में दम करके रखा हुआ है। आज पता चला सच में कलेक्टर की भी कितनी कीमत होती है। सानवी को कुछ समझ नहीं आया, आखिर उसने उसे किडनैप क्यों किया, लेकिन सर भारी होने से कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, इसलिए वापस से वो लेट गई। विनायक अभी बैठकर सोच ही रहा था कि सानवी ने कुछ बोला क्यों नहीं। वो उसके पास आया, लेकिन शायद वो वापस से बेहोश हो चुकी थी, तो वहाँ पर रखा पानी हल्का सा उसके ऊपर डाला। कुछ देर बाद उसने आंखें खोल दिया। विनायक उसे देखते हुए बोला, तुम ठीक हो? सानवी बैठते हुए बोली, तुम सच में यहाँ हो या मेरा सर घूम रहा है? बोलते हुए वापस से अपना सर पकड़ लिया। विनायक को कुछ समझ नहीं आया, आखिर हो क्या रहा है उसे। सानवी 2 मिनट बाद उसकी तरफ देखते हुए बोली, मैं यहाँ कैसे? विनायक बोला, हाँ मुझे वो बात करनी थी, कुछ इम्पॉर्टेंट है। सानवी अब बेड से उतरते हुए बोली, मैं कितनी देर से यहाँ पर हूँ? विनायक बोला, 4 घंटे से। सानवी बोली, व्हाट, मैं 4 घंटे से यहाँ हूँ? विनायक बोला, तुम विधायक के घर हो, डोंट वरी, कुछ नहीं करूँगा, बस मुझे तुमसे बात करनी थी, उसके बाद मैं खुद तुम्हें छोड़ दूँगा। सानवी बोली, तुम्हें पता है ना मैं कौन हूँ, और रही बात कुछ करने की तो औकात नहीं है तुम्हारी, इतना मैं जानती हूँ। विनायक बोला, चैलेंज कर रही हो ये जानते हुए कि मैंने सबके बीच से तुम्हें उठवाया है, और ये बात किसी को अभी तक नहीं पता कि तुम यहाँ हो। सानवी अब उसे घूरते हुए बोली, धमकी? वो भी सानवी शर्मा को? क्या बात है, कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस नहीं आ गया है तुम्हारे अंदर? और अगर सच में तुम्हें खुद पर इतना ही यकीन है तो जाने दो, मैं किसी को कोई फ़ोन नहीं करूँगी, आखिर मैं भी तो देखूँ क्या कर सकते हो तुम। विनायक बोला, मेरा मतलब वो नहीं था, तुम गलत सोच रही हो, मैंने तो कितनी बार तुमसे बात करने की कोशिश किया, लेकिन तुमने साफ साफ इनकार कर दिया, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा, वरना मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। सानवी बोली, विधायकी रद्द होने और जेल में जाने में टाइम नहीं लगेगा, अगर चाहते हो ऐसा ना हो तो धमकी देने से पहले ये देख लेना कि किससे बात कर रहे हो। विनायक अपना फ़ोन उसके सामने रखते हुए बोला, यार तुम तो बुरा मान गई, मैं तो बस। सानवी ने उसकी बातों को इग्नोर किया और अपने पापा को फ़ोन मिला दिया। पहली ही रिंग में उन्होंने फ़ोन उठा लिया। आदर्श जी बोले, हेलो। सानवी बोली, पापा मैं ठीक हूँ, बस कुछ देर में आ रही हूँ, ये विनायक का नंबर है। आदर्श बोले, लेकिन बेटा। सानवी बोली, 10 मिनट में आकर बात करती हूँ, बाकी सबसे बोल दीजिए किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, विनायक खुद मुझे घर छोड़ेगा, बोलकर फ़ोन रख दिया। विनायक उसे देखते हुए बोला, 10 मिनट में नहीं छोड़ूंगा, मुझे तुमसे बात करनी है। सानवी बोली, मत छोड़ो, 10 मिनट में अगर मैं नहीं गई तो पुलिस और वकीलों की पूरी फौज यहीं आ जाएगी, और तुम्हें तो पता ही होगा वकीलों से पूरा घर भरा हुआ है मेरा। विनायक बोला, लेकिन। सानवी बोली, ठीक है, तुम 2 दिन बाद मिल सकते हो मुझसे, लेकिन फ़िलहाल में मेरा सर भारी हो रहा है, इसलिए बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ मैं। विनायक बोला, सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है। सानवी बोली, ये पहली और आखिरी गलती है, वरना शायद तुम सोच भी नहीं सकते हो, और अब सबसे चलकर माफ़ी मांगो, मैं नहीं चाहती तुम्हारी वजह से मेरे पर कोई उंगली उठाए। विनायक उसे लेकर बाहर आ गया। आदर्श और बाकी सब लोग भी पुलिस के साथ घर आ गए। 15 मिनट बाद विनायक की गाड़ी उसके घर के बाहर रुकी।
सानवी बाहर निकली और दूसरे साइड से विनायक को देखकर अगत्य गुस्से से तिलमिला गया, लेकिन सबकी वजह से कुछ नहीं बोला। आदर्श जी आगे आते हुए बोले, बेटा तुम विनायक के साथ थी तो एक बार बताना तो चाहिए था, हम सब कितना परेशान हो गए थे। सानवी ने विनायक को देखा तो वो आगे आते हुए बोला, सॉरी अंकल, वो गलती मेरी थी, मैंने ही सानवी को बेहोश करके उठा लिया था। सॉरी, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। इतने में एक घूंसा उसके मुंह पर पड़ा। सब लोग अब उधर ही देखने लगे। इतना तेज कौन है भाई? अगत से उसका कॉलर पकड़कर तब तक 3-4 और लगा चुका था। श्रेयांश और कुछ पुलिस वाले जल्दी से उसको पकड़कर साइड करते हुए बोले, ये क्या कर रहे हो, छोड़ो उसे। अगत से बोला, इसकी हिम्मत कैसे हुई, जानता भी है इसके कुछ भी करने का गलत असर पड़ सकता है उसके हेल्थ पर। फिर भी बोलते बोलते एक और घुसा लगा चुका था। किसी को कुछ समझ ही नहीं आया कि आखिर ये है कौन और इसे सानवी की इतनी चिंता क्यों है। बाकी घर वाले तो कुछ नहीं बोल रहे हैं। आदर्श सब उसे एक साइड करते हुए विनायक से बोले, विनायक ये उम्मीद नहीं थी तुमसे, वो तो भाई साहब ने मिलवाया था कि तुम अच्छे लड़के हो, वरना तुम्हारी इस गलती का तुम सोच भी नहीं सकते। फिर भी आज छोड़ रहा हूँ, लेकिन आज के बाद सानवी तो क्या मेरी फैमिली की तरह आंख उठाकर भी मत देखना, वरना। सानवी आगे आते हुए बोली, पापा जाने दीजिए, इस बात को यहीं ख़त्म कीजिए, विनायक जाओ। विनायक अब एक नज़र अगत्य को देखते हुए बिना कुछ बोले वहाँ से निकल गया। सब लोग शांत थे। पुलिस भी सानवी का बयान लेकर जा चुकी थी। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि विनायक ने ऐसा क्यों किया। आनंद बोले, भाई साहब ने तो बताया था ये अच्छा लड़का है, आज वो होते तब समझ आता, ऐन मौके पर उनकी भी मीटिंग हो जाती है और वो गायब हो जाते हैं। सानवी शीतल के कंधे पर सर रखकर बैठी हुई थी, सर अभी भी उसका भारी हुआ था। श्रेयांश बोला, पापा मैं श्रेया को लेकर आ रहा हूँ, बोलकर बाहर निकल गया। शीतल सानवी का सर सहला रही थी। अगर विनायक ने उसे नहीं लाया होता तो किसी को तो पता ही नहीं चलता कि सानवी उसके पास है। आदर्श सबको देखते हुए बोले, सानू बेटा जाओ कुछ देर आराम कर लो। अगत से सबको देखते हुए बोला, वो हमें उसका ब्लड सैंपल एक बार चेक कर लेना चाहिए कि कौन सी दवा दी गई है। आनंद बोले, तुम अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो? आदर्श उन्हें रोकते हुए बोला, वो नेहा की शादी में आया है, सानू का इलाज इसी ने किया है, अगस्त से ले जाओ, जो चेक करवाना है करवा कर आराम से लेते आना। आनंद बोला, भाई साहब आप जानते नहीं हैं इसे। आदर्श बोले, भरोसा है मुझे उस पर, वो देख लेगा, तुम चिंता मत करो, भाई साहब की तरह नहीं हूँ, बोलकर अपने रूम में चले गए। आनंद अब उसे देखते हुए उनके पीछे चले गए। दादी को भी कुछ समझ नहीं आया। अचानक से उनका दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। एक के बाद एक कितनी सारी चीज़ें हो गई थी। वो शांति से बैठ चुकी थी। शीतल जी बोली, सानवी उठते हुए बोली, मैं भाई के साथ चली जाऊंगी, आप परेशान मत होइए, किसी को मेरे लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। शीतल बोली, बेटा वो अभी अभी श्रेया को लेने गया है, इतनी जल्दी नहीं आएगा, तुम अगस्त के साथ चली जाओ, वो देख लेगा सारी चीज़ें। सानवी बोली, मैंने विनायक को मार खाने के लिए नहीं लाया था, उसे अपनी गलती का पछतावा था इसलिए लाया था, और यहाँ उसका तमाशा बन गया। अगस्त से आगे आते हुए बोला, तुम्हें उसके तमाशे की पड़ी है, और 4 घंटे से जो सब लोग यहाँ इतना परेशान थे उसका क्या? सानवी बोली, माफ़ी मांगा था उसने मुझसे, और यहाँ भी सबसे माफ़ी ही मांगने आया था। अगस्त बोला, कुछ ज़्यादा विश्वास नहीं है सो इतनी जल्दी माफ़ कर दिया, वरना तो लोगों को बिना गलती के सज़ा देने की आदत है तुम्हें, और उसके ऊपर इतनी मेहरबानी क्या बात है? सानवी बोली, मम्मी मैं अपने रूम में जा रही हूँ। शीतल जी कुछ बोलती उसके पहले ही अगस्त से उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, आंखें देखो रेड हो चुकी है। फिर शीतल को देखते हुए बोला, आंटी मैं ले जाऊँ इसे? शीतल बोली, जल्दी आना। अगस्त ज़बरदस्ती उसे लेकर बाहर आया और गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए बोला, बैठो। सानवी अब चुपचाप आकर अंदर बैठ गई तो वो भी आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और गाड़ी स्टार्ट कर दिया। दादी काफ़ी देर से सोच रही थी, उस दिन नेहा की सगाई में भी देखा था और आज यहाँ, इसके पहले कहाँ देखा था याद नहीं आ रहा था, इसलिए कब से कुछ सोचे जा रही थी। आनंद अंदर आते हुए बोले, भाई साहब आप जानते नहीं हैं उस लड़के को, अगर आप जानते तो ऐसा कभी नहीं करते। आदर्श बोले, मुझे भी लगा था, लेकिन काफ़ी सोच समझकर मैंने ये डिसीजन लिया है। आनंद बोला, मतलब मैं कुछ समझा नहीं, आपके कहने का मतलब क्या है? आदर्श बोले, सानवी के लिए कैसा है? आनंद बोला, भाई साहब आप ये क्या बोल रहे हैं, और वो है कौन, आप जानते भी हैं उसे, जो इतना जल्दी कोई भी फैसला ले रहे हैं? आदर्श बोले, अच्छा खासा डॉक्टर है और सबसे बड़ी बात अधिराज रावत का बेटा है। आनंद बोले, व्हाट,
और आप उसके बेटे से अपने सानू का रिश्ता, मुझे मंजूर नहीं और हमारी उसकी बिरादरी अलग है। आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? बड़े भैया कभी नहीं मानेंगे और अधिराज का नाम सुनते ही पता नहीं कैसा रिएक्ट करेंगे। सब कुछ जानते हुए भी आप ऐसे सोच भी कैसे सकते हैं? और उससे बड़ी बात, हमारे बिरादरी में लड़कों की कौन सी कमी है जो आप गैर बिरादरी और दुश्मन के बेटे से शादी करवाना चाहते हैं? आदर्श को समझ नहीं आया, क्या बोले तो शांत हो गए। आनंद बोले, कहीं सानू और उसका कोई चक्कर तो नहीं है? पहली बार भी जब मिला था तो कुछ अजीब सा बिहेव कर रहा था और आज जिस हिसाब से वो रिएक्ट कर रहा था, विनायक के ऊपर बिना कुछ सोचे समझे हाथ छोड़ना, मतलब आप जानते हैं ये सब कुछ? आदर्श सोफे पर बैठते हुए बोले, प्यार करता है सानवी से और शायद। आनंद अब उनके सामने बैठते हुए बोले, मतलब मेरा शक सही था, सानवी भी? भाई साहब आप जानते हैं, आप और मैं कुछ देर के लिए अगर मान भी जाएं, लेकिन बड़े भाई साहब और जीजा जी, माँ और बाकी सब लोग कभी नहीं मानेंगे। आदर्श बोले, आने दो भाई साहब को, बात करता हूँ। आनंद बोले, ठीक है 2 मिनट के लिए मान लीजिए, हमारी फैमिली तैयार भी हो जाए तो। अधिराज, क्या वो तैयार है इस रिश्ते के लिए? आदर्श बोले, मुझे नहीं लग रहा है। आनंद बोले, तो अब एकदम क्लियर है, भूल जाइए ये सब कुछ, इतना आसान नहीं है और सानवी का ट्रांसफ़र करवा दीजिए, कुछ दिन बाद भूल जाएगी और फिर दुबे जी से बात करके वहीं पर रिश्ता पक्का करके कुछ दिन में शादी करके काम खत्म करिए। आदर्श बोले, सब कुछ तुम्हें इतना आसान लगता है? आनंद बोले, आसान नहीं है तो मुश्किल भी नहीं है, श्रेयांश को देखिए, सब नॉर्मल हो गया है, वैसे ही सानवी भी हो जाएगी। आदर्श बोले, तुम जानते हो अगर उसने एक बार भी बोल दिया कि उसे अगस्त से चाहिए तो मैं पूरी दुनिया से लड़ सकता हूँ। आनंद बोले, तो आपको क्या लगता है अधिराज का बेटा है, खुश रहेगी सानू उसके साथ? आज सब कुछ सही है, कल चीज़ें अपने आप खराब होंगी। आदर्श बोले, वो वैसा नहीं है, देखा है मैंने उसे, उतने दिन हॉस्पिटल में रहा, इतनी भी कच्ची आंखें नहीं है मेरी जो सामने वाले को समझ ना पाए, फिर भी देखते हैं। आनंद बोले, लेकिन। आदर्श बोले, तुम घर जाओ, बच्चे इंतज़ार कर रहे होंगे, मैं देखता हूँ क्या करना है। आनंद बोले, कोई ज़रूरत होगी तो कॉल कीजिएगा, बोलकर बाहर निकल गए। शीतल उनके लिए चाय लेकर टेबल पर रखते हुए बोली, आपने अगस्त के साथ भेजा है सानू को, आज तो किसी ने कुछ नहीं पूछा, लेकिन कल सबके सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हैं आप? आदर्श बोले, कुछ सोचता हूँ आगे क्या करना है। सानवी गाड़ी में चुपचाप बैठी थी, अगस्त सामने देखकर गाड़ी चलाते हुए किसी से बात कर रहा था। कुछ देर बाद एक हॉस्पिटल के बाहर गाड़ी रोकते हुए बोला, चलो। सानवी ने उसकी तरफ देखा और बाहर निकल गई। कुछ देर में दोनों लैब के अंदर थे, नर्स ने ब्लड निकाला और लेकर लैब में चली गई। अगस्त से उसे बाहर रुकने को बोल अंदर जाकर डॉक्टर से बात करने लगा। डॉक्टर बोला, रिलैक्स डॉक्टर रावत, सब ठीक होगा, आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? कल तक रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद आप उसे खुद देख लीजिएगा। अगस्त से अब उठकर उनसे हाथ मिलाकर केबिन से बाहर आया तो सानवी बाहर कहीं नहीं दिखी। नर्स से पूछा तो बोली कि वो बाहर चली गई हैं। अब जल्दी से बाहर आया तो वो गाड़ी से टिक कर खड़ी सामने देख रही थी। अगस्त से बोला, यहाँ क्या कर रही हो? मैं अंदर ढूंढ रहा था। कुछ प्रॉब्लम है? मतलब सर में दर्द तो नहीं है? वैसे दवा लिया है मैंने, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो। सानवी बोली, घर चलें। अगस्त ने लॉक खोला तो वो अंदर आकर बैठ गई। अगस्त से बैठते हुए बोला, तुम ठीक हो? सानवी बोली, अगस्त से गाड़ी आगे बढ़ा दिया। सानवी अब बिना कुछ बोले खिड़की के बाहर देखने लगी, फिर कुछ देर बाद बोली, तुम्हें उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, जानते भी हो वो कौन है? अगस्त से बोला, कोई भी, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सानवी बोली, यहाँ के विधायक का बेटा है, उठा के फेंकवाने में 1 मिनट भी देर नहीं लगेगी। अगस्त से एक गहरी सांस लेते हुए बोला, वो सब छोड़ो, वो मैं देख लूँगा, अंकल को सब कुछ बता दिया मैंने, और जो हुआ है उसकी और जो नहीं किया उसकी भी माफ़ी मांग लिया हूँ। सानवी उसे देखने लगी। अगस्त से बोला, झूठ नहीं बोल रहा, जाकर पूछ लेना। सानवी बोली, तो मैंने कब कहा झूठ बोल रहे हो? अगस्त से बोला, चलो कुछ तो भरोसा है। सानवी बोली, ताने मार रहे हो तो गलती तुम्हारी थी। अगस्त से बोला, हमेशा गलती मेरी ही होती है, तुम्हारी तो आज तक कोई गलती हुई ही नहीं। मतलब कल कोई तुम्हें कुछ भी बोलकर चला जाएगा और तुम उस पर यकीन कर लेना, ठीक है? छोड़ो, मुझे तुमसे कुछ कहना ही नहीं है। रजत के शादी के बाद यहाँ से चला जाऊँगा, इस बार नहीं रुकने वाला, अब इतना भी बेगैरत नहीं हूँ। सानवी बोली, तो अभी चले जाओ, मुझे साइड में रोक दो, मैं खुद घर चली जाऊँगी। अगस्त से गाड़ी रोकते हुए बोला, ठीक है, उतरो और जाओ, जैसे जाना है।
सानवी बोली, लेकिन? अगस्त से बोला, कोई लेकिन वेकिन नहीं, जाना है ना तो जाओ, उतरो, मतलब उतरो, मुझे लेट हो रहा है। फिर खुद उतर कर उसके तरफ का दरवाज़ा खोलते हुए बोला, चलो बाहर आओ। सानवी बोली, तुम मुझे सच में यहीं छोड़ दोगे? अगस्त से उसका हाथ पकड़कर नीचे उतारते हुए बोला, अंकल और सबने मिलकर सर चिढ़ा दिया है तुम्हें, अब आराम से आना, भाई बोलकर निकल गया। सानवी वहीं बेंच पर बैठते हुए खुद से बोली, भाड़ में जाओ, चली जाऊंगी मैं खुद से। फिर कुछ देर बाद सोचते हुए बोली, लेकिन जाऊंगी कैसे? पैसे तो हैं नहीं, ना फोन है। विनायक अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए अगस्त के साथ क्या करेगा? जब अगस्त से वापस नहीं जाएगा तो अधिराज का क्या फैसला होगा? क्या इन सब उलझनों के बीच में सानवी अपनी फीलिंग को समझकर अगस्त पर भरोसा कर अपने प्यार का इजहार कर पाएगी? जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी।